गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था रिगार्डिंग टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और हम आगे आगे चल रहे थे कि चार्ज हमारा किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है और ट्रांसफर होने के पीछे कॉज क्या है, ये चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम लोगों को दो चीजों के बारे में पढ़ना होगा। एक ओवरव्यू हम लोग लेना चाहेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में, जिससे हमें ये पता लगेगा कि कौन सब्सटेंस है जिसका मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, कौन सब्सटेंस है जिसका मेटलिक कैरेक्टर कंपैरेटिवली कम होता है। बिकॉज ऑफ पिछली क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि जिस सब्सटेंस का या जिस एलिमेंट का मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखेगा, और जिस सब्सटेंस का मेटलिक कैरेक्टर कंपैरेटिवली कम होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी रखेगा। तो देखो बच्चों, इस पीरियोडिक टेबल को अगर मैं बिल्कुल सेंटर से दो पार्ट में डिवाइड कर दूं तो इजीली इन चीजों को मैं देख सकता हूं। ये मेरा कार्बन है, यहां अगर मैं देखता हूं तो इससे इधर 1 2 3 ये इलेक्ट्रॉन्स मेरे को आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मिलते हैं, तो दे हैव मेटलिक कैरेक्टर। सबसे ज्यादा मेटलिक कैरेक्टर मेरे को यहां मिलता है, उससे कम मेटलिक कैरेक्टर यहां मिलता है। फर्दर ये सारे एक जैसे हैं, इनका मेटलिक कैरेक्टर कंपैरेटिवली कम होता है। ये कार्बन या ये वाला जो कॉलम हम लोग यहां देख रहे हैं, इस कॉलम में जितने भी एटम्स हम लोगों को मिलते हैं, एलिमेंट्स हम लोगों को मिलते हैं, उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एग्जैक्टली दे आर टर्म्ड एज एमॉर्फस। इनका ना मेटलिक कैरेक्टर होता है ना नॉन मेटलिक कैरेक्टर होता है, इनकी अपनी ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कार्बन की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखी होंगी, जिनमें एरोमेसिटी आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बहुत कुछ पढ़ने के लिए वहां पे है, लेकिन हमें सिर्फ ये समझना है कि यहाँ आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेंटर में आता है। अगर मैं इधर देखता हूं तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा यहां मिलता है, ये तो आइडियल है, इनके बारे में बात ही नहीं करनी है। उससे कम यहां मिलता है और उससे कम हम लोगों को यहां मिलता है। अब ऑब्वियस है, जब मैं दो चीजों को आपस में रब करूंगा, मान लीजिए मैंने यहां से लिथियम को ले लिया और यहां मैंने सपोज सल्फर के साथ या व्हाटएवर सो किसी भी सॉलिड के साथ, फास्फोरस के साथ रब किया, तो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने की टेंडेंसी ये होगी। इस तरह से मेरे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन हमारा एलिमेंट्री एंटिटी है, सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल है। इसी क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसके ऊपर जो मिनिमम चार्ज है, एलिमेंट्री चार्ज है, वो 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम होता है, और इसको हमने बाई कन्वेंशन नेगेटिव कहा। अब इसमें बहुत ज्यादा लॉजिक में जाने की जरूरत नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव क्यों कहा, यह कन्वेंशनल है, बहुत सिंपल सा है। अब देखिए, वर्क फंक्शन को मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूंगा। वर्क फंक्शन क्या है? किसी भी एटम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को इसकी ऑर्बिट से हटा करके जस्ट बाहर लाने में जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसे हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। वर्क फंक्शन इज द अमाउंट ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज नीडेड टू ब्रिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट टू आउटसाइड। अब यहां कंफ्यूज नहीं होना, एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने केमिस्ट्री में आयोनाइजेशन एनर्जी का पढ़ा होगा। तो देखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी और वर्क फंक्शन में एक छोटा सा डिफरेंस है। हालांकि हम लोग बहुत ज्यादा डीप जा रहे हैं, उतना जरूरत नहीं है, केमिस्ट्री में हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन फिर भी आपके काम आएगा, देख लीजिएगा। वर्क फंक्शन में हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को जस्ट सरफेस तक लेके आते हैं, और आयोनाइजेशन में हम लोग इलेक्ट्रॉन को उसकी ऑर्बिट से हटा करके इनफाइनाइट पर पहुंच जाते हैं। इनफाइनाइट बोले तो जहां इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 हो जाए। तो ये एक वैल्यू डिफरेंस है। यहां
एक ओवरव्यू लेने के लिए हम आयोनाइजेशन एनर्जी और वर्क फंक्शन दोनों में से कोई भी एक पिक कर लेते तो हमारा काम चल जाएगा, लेकिन दोनों में माइन्यूट डिफरेंस है और वो बहुत जरूरी है, हम लोगों को समझ में आना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है क्या? तो मैं अब ये कह सकता हूं कि यहां वर्क फंक्शन कंपैरेटिवली कम होता है, यहां वर्क फंक्शन कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, और जब मैं आपस में इन दोनों को रब करता हूं, रब करने का मतलब मैंने फ्रिक्शन के अगेंस्ट कुछ वर्क डन किया, फ्रिक्शन के अगेंस्ट कुछ एनर्जी प्रोवाइड की, वो एनर्जी यहां जो प्रेजेंट है मेरे इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट के, उनको मिल जाती है और वो इजीली इसको छोड़ के चले जाते हैं कहां पे? नॉन मेटल की तरफ। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि लाइन मैंने ड्रॉ किया है इस लाइन से ही मेरे को देखना है, अगर मैं यहां भी दो चीजों को रब करता हूं तो एग्जैक्टली इट हैव ए कंपैरेटिवली मोर मेटलिक कैरेक्टर और इट हैव ए कंपैरेटिवली लेस मेटलिक कैरेक्टर। तो अगर मैं इन दोनों को भी आपस में रब करूंगा तो यहां भी इट विल गेट पॉजिटिवली चार्ज एंड इट विल गेट नेगेटिवली चार्ज। तो ये बात बिल्कुल मेरे को तरीके से समझ लेनी है। यही इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी भी है किसकी? फ्रिक्शनल रिलेटिविटी की, कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्यों मूव करते हैं, कैसे मूव करते हैं, क्या इसके पीछे कॉज होता है। अब हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे। ये जितना भी डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया वो सारा का सारा डिस्क्रिप्शन यहां हम लोगों ने मेंशन किया हुआ है, अब इसको अलग से पढ़ने और पढ़ाने की जरूरत मुझे नहीं है। कुछ दो एक बातें मुझे यहां जरूर समझानी है, और वो बात ये है कि जब भी मैं चार्ज ट्रांसफर की बात करूंगा तो चार्ज ट्रांसफर में ऑलवेज इलेक्ट्रॉन मेरा ट्रांसफर होगा। मैं यहां बात करूं इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कहीं भी, यहां बात करूं इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कहीं भी, अंदर की ऑर्बिट्स की बात नहीं कर रहे, प्रोटॉन्स मेरे दोनों के न्यूक्लियस के अंदर है। जब भी मैं इनको आपस में रब करूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होंगे। ये प्रोटॉन ना तो यहां से ट्रांसफर होगा ना तो यहां से ट्रांसफर होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस से बाउंड अप होते हैं। अगर ये ट्रांसफर हो गया तो समझ लीजिए न्यूक्लियर फ्यूजन होगा या फिजन होगा, और उस स्थिति में बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी और ये सब कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं लगेगा। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर है, यानी हमेशा जो नेगेटिव चार्ज है वो ट्रांसफर होता है। ये बात हम लोगों को यहां समझ में आनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में बात करें तो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, दो तरीके के सब्सटेंसेस हम लोगों को मिलते हैं। कहने के लिए यहां और भी कैटेगराइजेशन हो सकते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर है, सुपर कंडक्टर है, लेकिन उनके बारे में अभी मुझे डिस्क्रिप्शन नहीं देना, वो जब हमें जरूरत होगी तब देंगे। फिलहाल हम सिर्फ दो ही कैटेगरी यहां रखते हैं, कंडक्टर्स की और इंसुलेटर्स की। तो बेसिकली ऐसे सारे के सारे सब्सटेंसेस, मटेरियल्स जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन या तो एक था या तो दो थे या तो तीन थे, जो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को गिव अप कर सकते हैं, वो सारे के सारे कंडक्टर्स होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आसानी से बाहर निकल के आ जाते हैं, इन्हें हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं। क्या देते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मैं एक डायरेक्ट लैंग्वेज में ऐसे कर सकता हूं कि ऐसे सारे सब्सटेंसेस जिनके अंदर लार्ज नंबर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, दे आर टर्म्ड एज कंडक्टर्स। और जहां ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की नंबर कंपैरेटिवली बहुत कम होती है, बाउंडेड होते हैं अपने न्यूक्लियस के साथ में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से कंपैरेटिवली, उनको हम लोग इंसुलेटर्स कहते हैं। तो जब भी चार्ज ट्रांसफर की बात करेंगे तो कंडक्टर्स में चार्ज का ट्रांसफर इजीली होगा, फास्ट होगा, और इंसुलेटर्स में चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट है हमारा। अब देखिए चार्ज तो हमारा ट्रांसफर हो गया, चार्ज ट्रांसफर के बाद में मैं बॉडी को न्यूट्रलाइज कैसे करूंगा, ये भी तो समझना है। डेवलप तो मैंने करा दिया, मान लीजिए मैंने दो बॉडी कोई यहां पे ली और दोनों बॉडीज में जब रब किया तो एक बॉडी के ऊपर सपोज इलेक्ट्रॉन्स के जाने की वजह से पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, और दूसरी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स के आ जाने से नेगेटिव चार्ज आ गया। अब दोनों इलेक्ट्रिफाइड हो गई, दोनों की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गई। अब अगेन अगर मैं किसी कंडक्टर के थ्रू इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देता हूं, कंडक्टर बोले तो एक ऐसा कोई वायर हो सकता है, ऐसा कोई सब्सटेंस हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली अपने अंदर से मूव होने देता है, यानी जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होते हैं, दैट इज टर्म्ड एज कंडक्टर। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये चार्ज मेरा
निश्चित रूप से अगेन इक्विलाइज हो जाएगा, ये भी मेरी न्यूट्रल हो जाएगी और ये भी न्यूट्रल हो जाएगी, बशर्ते दोनों के पास जो अमाउंट है वो बराबर बराबर है। मान लीजिए इसके पास +4 यूनिट है और इसके पास -4 यूनिट है और दोनों को मैंने आपस में टच करा दिया तो दे विल गेट न्यूट्रलाइज। दैट इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग। अब हुआ जी है हमने रब किया, दो बॉडीज पे चार्ज इंड्यूस करा लिया, दो दोस्त थे, दोनों के पास एक बॉडी थी, एक दोस्त नाराज हो गया और इसको ले जाकर के कहीं बाहर चला गया। अब जो मेरे पास ये बॉडी बची ये तो चार्ज है, अब मैं इसको कैसे अनचार्ज करूंगा, कैसे मैं इसको न्यूट्रलाइज करूंगा, ये बात मुझे जरा यहां समझनी है, क्योंकि अगर मैंने इसको न्यूट्रलाइज करना नहीं सीखा तो इट विल कॉज हार्म। और ये हार्म क्या होगा, नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से कई बार करंट लग जाता है, तो ये हार्म है। देखें जी, ऐसी स्थिति में क्या करूंगा, जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मेरे पास थी, इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू अर्थ से कनेक्ट कर दूंगा। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का। अर्थ बोले तो हमारी जो पृथ्वी है, बेसिकली अर्थ का कॉन्सेप्ट क्या है, यहां ट्रिमेंडस अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज और ट्रिमेंडस अमाउंट में नेगेटिव चार्ज है। इस ट्रिमेंडस चार्ज के कंपैरेटिवली ये चार्ज काफी कम है। मैं पॉजिटिव बॉडी को इससे कनेक्ट करूं या नेगेटिव बॉडी को इसके साथ में कनेक्ट करूं, दोनों ही स्थितियों में जो भी एक्सिस चार्ज इस बॉडी के ऊपर होता है या इस बॉडी के ऊपर होता है वो कंडक्टर के थ्रू अर्थ में चला जाता है और इस बॉडी के ऊपर चार्ज 0 हो जाता है या इस बॉडी के ऊपर चार्ज 0 हो जाता है। ये बात फिर मुझे समझनी होगी। अभी मैंने करंट के बारे में डिस्कशन नहीं किया है, फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में बात नहीं की है, सिर्फ मैं ये देखना चाहता हूं कि अगर पॉजिटिव चार्ज मेरा यहां है और ये अर्थ में जाता है तो पॉजिटिव चार्ज बोले यानी प्रोटॉन्स कहीं मूव नहीं करेंगे, अगेन क्या मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और इलेक्ट्रॉन के मूव करने की डायरेक्शन ऑलवेज क्या होती है, 0 पोटेंशियल से या 0 चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इसी तरह से अगर यहां नेगेटिव चार्ज मेरे पास काफी सारा है और ये नेगेटिव चार्ज मैं कनेक्ट कर देता हूं अर्थ से, तो ये जो एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स थे ये मूव करना शुरू कर देते हैं किधर, अर्थ की तरफ, और ये तब तक मूव होते रहते हैं जब तक कि इस बॉडी के ऊपर चार्ज 0 ना हो जाए, या ये इधर मूव तब तक करते रहते हैं जब तक कि इस बॉडी के ऊपर चार्ज 0 ना हो जाए। तो दैट इज टर्म्ड एज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज, या हम लोग कह सकते हैं अर्थिंग। इसका बहुत बड़ा रोल है बच्चों, 2-3 चीजें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हटके मैं यहां आपको बताना चाहूंगा, बिकॉज ऑफ सिलेबस में तो हमारा सारा ही है, सिलेबस से ज्यादा बात यह है कि बिहेवियर में, डेली बिहेवियर में हम लोग इसको कैसे और कहां देखते हैं। देखो बच्चे, घर में 5 पिन सॉकेट हम लोग जनरली देखते हैं, इसमें एक पिन यहां मोटी वाली होती है और 2 छोटे छोटे यहां होते हैं, 2 छोटे छोटे यहां होते हैं, ये दोनों एक जैसे होते हैं, ये दोनों एक जैसे होते हैं, ये सबसे अलग होता है। अगर मैं 3 पिन सॉकेट जो ऊपर से लगाते हैं मेन सॉकेट की बात करता हूं तो उसमें भी मेरे को यहाँ पे 3 पिन मिलती हैं। ये पिन कंपैरेटिवली थिक होती है और साइज में भी बड़ी होती है, लंबी होती है, ये पिन कंपैरेटिवली छोटी होती है। तो बच्चों ये पिन जो कनेक्ट करती है ये नो डाउट कहीं ना कहीं अर्थ को ही कनेक्ट करती है, हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को। इसका फायदा ये होता है, ये रेजिडुअल चार्ज है, गलती से किसी तरह से इंड्यूस हो गया, जैसे हमारा कूलर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, एसी है, तो इंड्यूस चार्ज को ये अर्थ में एसिमुलेट करा देती है, जिससे हम लोगों को शॉक नहीं लगता या हम लोगों को ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता। एक बात तो मुझे यहां ये डिस्कस करनी थी। दूसरी चीज ये डिस्कस करनी थी करंट की। देखिए बेसिकली करंट क्या है, सेकंड यूनिट में करंट आता है, यहां जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि वर्ड यूज किया हुआ है तो मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए। करंट बोले तो एक कंटिन्यूअस फ्लो, जब चार्ज का कंटिन्यूअस फ्लो होगा तो हम लोग इसको इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, और अगर एयर का कंटिन्यूअस फ्लो होगा तो हम लोग इसको एयर करंट कहेंगे, वाटर का कंटिन्यूअस फ्लो होगा तो उसे हम लोग वाटर करंट कहेंगे। तो एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक करंट, नॉट ओनली करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज। अब चार्ज चूंकि मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरीके का होता है, तो जब नेगेटिव चार्ज मेरा कंटिन्यूअस फ्लो करता है तो मैं इसे बोलता हूं इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक करंट का कॉन्सेप्ट आपको
या तो सेकंड यूनिट में पढ़ना है या तो फोर्थ यूनिट में पढ़ना है। यहाँ वर्ड यूज किया हुआ था इसलिए मैंने बताया आपके सिलेबस की बात है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज का कंटिन्यूअस फ्लो है इसको हम लोग या तो कन्वेंशनल करंट कहते हैं, कन्वेंशनल करंट, या तो हम सिर्फ करंट कहते हैं। तो करंट अगर वर्ड है तो बाय डिफॉल्ट हम लोग कहते हैं कि हमारे पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन है। ईमानदारी में पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन्स तो कभी फ्लो करते ही नहीं है। फर्दर क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे, फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि कुछ पॉजिटिव एंटिटीज होती हैं जस्ट लाइक होल, वो मूव करते हैं तो उसे फिर हम लोग या तो होल करंट कहना शुरू कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट के बीच में जो डिफरेंस है मैं समझता हूं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अर्थिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थिंग हम लोगों को क्लियर हो गई। आगे हम लोग पढ़ना चाहेंगे तो यहां है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब देखिए इंडक्शन क्या है ये जरा मुझे समझना है। इंडक्शन के बारे में बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट है। अगर कोई इफेक्ट बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होता है तो हम लोग उसे बोलते हैं इंडक्शन। मान लीजिए यहां मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है काफी सारा और यहां मेरे पास कोई दूसरी बॉडी है, मैं इनको आपस में टच नहीं करा था, लेकिन अगर इस बॉडी को इस बॉडी के नजदीक लेके आता हूं तो क्या होता है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज निश्चित रूप से इस बॉडी के अंदर जो नेगेटिव चार्ज था उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के। तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इन दोनों ही बॉडी के अंदर। एक सरफेस पे चार्ज डिफर होगा, दूसरे पे डिफर होगा, तो इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और इंडक्शन की हेल्प से हम लोग चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे ट्रांसफर करेंगे ये बात अभी हम समझेंगे। ये देखिए डायग्राम काफी हेल्प करेगा हम लोगों को इस बात को समझने में। देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई इंसुलेटिंग स्टैंड है, यानी ये अर्थ के साथ में कनेक्ट नहीं है, किसी वुड के ऊपर या इंसुलेटर के ऊपर ये हमने स्टैंड बना के, और किसी मेटलिक बॉडी को, ये मेटलिक बॉडी है, मेटलिक बॉडी इसलिए कहा इसके अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स कंपैटिबिलिटी काफी ज्यादा है। ये मैंने इसको इसके ऊपर हैंग अप किया हुआ है, लटकाया हुआ है। दूसरी बॉडी में कहीं से लेके आया जिसके ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, इट मे बी ग्लास रॉड। अगर मैं इसके नजदीक लेके आता हूं, देखिए मैंने यहाँ पे कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं करा रखा, ये कोई फिजिकल कांटेक्ट यहाँ नहीं है, बीच में क्या है, एयर है या वैक्यूम। तो मैं क्या देखता हूं कि ये पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू फोर्स, मैंने अभी पीछे डिस्कस किया था पिछली क्लास में कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है और लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सन होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी के अंदर जो बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज थे, उनमें से सारे के सारे नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ऑब्वियस है, जब एक तरफ नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होकर के आ जाएगा तो दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। तो देखिए मैंने बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के इस बॉडी में पोलरिटी डेवलप कर दी। पोलरिटी बोले तो चार्ज का ट्री सेपरेशन कर दिया। चार्ज मेरा है पूरा बॉडी के अंदर ही, बाहर कहीं भी नहीं गया, लेकिन एक तरफ नेगेटिव आ गया और दूसरी तरफ पॉजिटिव आ गया। ऑब्वियसली जब मेरा एक्सिस इलेक्ट्रॉन है तो यहां नेगेटिव चार्ज, और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो मेरा ये पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से मैंने बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के इस बॉडी के चार्ज को क्या कर दिया, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसे मैंने कहा इंडक्शन। अभी इसमें चार्जिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर जितना चार्ज पहले था उतना ही अब है, जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव जितने नंबर ऑफ नेगेटिव थे वही अब है। टोटली अगर मैं बात करता हूं तो अभी भी इसके ऊपर चार्ज 0 है। तो मैंने कोई इस पे अभी चार्जिंग की बात नहीं की है, लेकिन मैं इसकी चार्जिंग कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। यहां एक बात हमें और समझनी होगी, जो सेपरेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट है, इंडक्शन का कॉन्सेप्ट है, अगेन ये कंडक्टर्स में बहुत ज्यादा मिलेगा, और जो इंसुलेटर्स हैं, इंसुलेटर्स में कंपैटिबिलिटी काफी कम है, बहुत ज्यादा इंसुलेटर्स में नहीं मिलता। ये कॉन्सेप्ट
चार्ज के रिडिस्ट्रीब्यूशन का। आगे बढ़ते हैं। किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं है, कम है या ज्यादा है, ये पता करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है, या हमने एक डिवाइस बनाई है जिसको हम लोग कहते हैं GLE या गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इसकी कंस्ट्रक्शन हम लोग हैं चार्ज के डिटेक्शन के लिए। हमने ये इंसुलेटिंग कोई भी एक कंटेनर ले लिया, इस इंसुलेटर के अंदर इंसुलेटिंग बॉडी के अंदर या इंसुलेटर कंटेनर के अंदर हम लोगों ने बीच में ये कंडक्टिंग रॉड डाली। इस कंडक्टिंग रॉड में ये हम लोगों ने गोल्ड की लीफ लगा दी। गोल्ड की लीफ क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, कंडक्टिंग है, वेट भी कंपैरेटिवली कम होता है, तो ये लीफ हमने लगा दी। ये मेटलिक है। अगर मैं इस मेटलिक रॉड के ऊपर सपोज पॉजिटिव चार्ज लेके आता हूं, या तो टच करा के इसको दे देता हूं, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा। ये यहां भी स्प्रेड होगा, और जब यहां स्प्रेड होगा तो इनके बीच में रिपल्सन होगा सेम चार्ज होने की वजह से, ये फैल जाएंगी। तो जितनी ज्यादा फैलेंगी, जितना ज्यादा एक्सपेंशन इनमें होगा, उतना ही हम कहेंगे कि यहां हमने चार्ज ज्यादा दिया। अगर एक्सपेंशन बहुत कम होता है, इसका मतलब चार्ज हमने यहाँ पे कंपैरेटिवली लेस दिया। और अगर एक्सपेंशन होता ही नहीं है, इसका मतलब जो बॉडी हमने यहाँ पे टच कराई थी या इसके नजदीक लेके आए थे, तो उसके अंदर कोई चार्ज था ही नहीं। जब चार्ज था ही नहीं तो कोई इंडक्शन नहीं होगा, कोई चार्ज का रिसर्कुलेशन नहीं होगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, और ये जो मेटलिक स्ट्रिप्स हैं गोल्ड की, ये अपनी जगह पे एज इट इज बनी रहेंगी। तो दैट इज GLE, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। चार्ज के डिटेक्शन के लिए ये हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करना चाहेंगे। चार्ज हमारा डेवलप हो गया, डिटेक्शन हो गया, फ्लो कैसे करेगा, ये बात भी हम लोगों ने समझ ली। बेसिक प्रॉपर्टीज हम लोगों को चार्ज की 3 मिलती हैं: एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन। नाम से ही पता लग रहा है एडिटिविटी क्या है। किसी भी बॉडी के ऊपर कितना भी चार्ज है, तो वो एल्जेब्रिक सम से हम लोग नेट चार्ज निकाल सकते हैं। मान लीजिए किसी बॉडी को मैंने पहले Q1 चार्ज दिया, फिर Q2 दिया, व्हाटएवर सो Q1 दिया, तो बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा वो एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज ऑल इंडिविजुअल चार्जेस होगा। अब ये एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या है? मान लीजिए मैंने उसको एक बार पॉजिटिव Q1 चार्ज दिया, फिर उसको माइनस का Q2 चार्ज दे दिया, फिर उसको सपोज मैंने प्लस का Q3 चार्ज दे दिया, तो जो नेट चार्ज मिलेगा वो मुझे मिलेगा Q इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 एंड व्हाटएवर। तो ये एल्जेब्रिक सम मिलेगा मेरे को टोटल चार्ज। ये बात मुझे समझ गई थी, जिसको मैंने कहा कि चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एडिटिविटी। और डिफाइन की बात है, देखो बच्चों समझना यहां जरूरी है। लिखना कैसे है एग्जामिनेशन में बहुत क्लियर सा है, 3 लाइनों में सारी डेफिनेशन दे रखी है। Additivity of electric charge means that the total charge of a system or a body is the algebraic sum of all individual charges। देखो बच्चों यहां जो रेड से मैंने मार्क किया हुआ है, आपको अपने एग्जामिनेशन में भी इसको अंडरलाइन करना है, जिससे एग्जामिनर को तुरंत दिखाई दे जाए और आपको पूरे मार्क्स मिल जाए। सेकेंड प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटा बोले तो सिंपल सा एक कंप्लीट पैकेट। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है समझिए, बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। हमने इंटीग्रल मल्टीपल की बात करनी है, हमने एलिमेंट्री चार्ज की बात करनी है। जरा ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए एक बॉडी मेरे पास ये, दूसरी बॉडी ये, मैंने इनको आपस में रब किया। रब करने से पहला इलेक्ट्रॉन गया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन गया। क्या ये पॉसिबल है कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए? नेवर। क्यों? क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, इसको फर्दर डिवाइड हम नहीं कर सकते, ऐसा अब तक की थ्योरीज कहती हैं। ये एक अलग बात है कि क्वार्क थ्योरी इफेक्ट में धीमे धीमे आ रही है, अभी तो नहीं आई, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन के फर्दर डिवीजन की बात करते हैं। तो अभी क्वार्क थ्योरी के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें ब्रीफ कर रखा है क्वार्क थ्योरी को।
उसके बारे में नहीं पढ़ना। तो देखिए यहां से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बड़ा क्लियर सा हो जाता है कि जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में ट्रांसफर होगा, यानी या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, या तो दो इलेक्ट्रॉन होगा, या तो तीन होगा। एन यहां पे क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है, इट मे बी 1 2 3 व्हाटएवर। तो इंटीजर्स हम लोगों ने 9th में पढ़े थे, अब समझ लो उनकी जरूरत हम लोगों को यहाँ पे हमें पता होना चाहिए इंटीजर्स क्या होते हैं। इस चीज को हमने यहां मेंशन किया हुआ है Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। अब ये प्लस माइनस का फंडा क्या है, सिंपल सी बात है, अगर कहीं इलेक्ट्रॉन आ गए तो अपने साथ नेगेटिव चार्ज लेके आए तो Q इक्वल्स टू माइनस एन ई होगा, और अगर बॉडी से इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर चले गए तो Q इक्वल्स टू प्लस का एन ई। दैट इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग टू। तो यहां मुझे ये जो प्लस माइनस का साइन है इसका मतलब समझ लेना चाहिए। अगर प्लस का साइन है इट मींस देयर इज ए डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज, और अगर माइनस का साइन है तो दैट इज कंपैरेटिवली एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रॉन्स यहां ज्यादा हैं इसलिए बॉडी विल गेट नेगेटिव चार्ज। दैट इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग। अब देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग यहां करने की कोशिश करेंगे। एनसीईआरटी में भी आपको दे रखा होता है, आपको कई बार डिस्कस भी किया जाता है। ये एग्जांपल पढ़ेंगे और बड़े ध्यान से देखेंगे। देखिए नो डाउट जब हम न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं तो कई सारे तरह के न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। एक डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स मिल जाते हैं जिनको कंपैरेटिवली सब बच्चे कर लेते हैं, आसानी से हो जाते हैं। कुछ इनडायरेक्ट होते हैं, तो हमने यहाँ दोनों ही एग्जांपल्स आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। पहला आसान वाला है, दूसरा कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल वाला है। ये दोनों एग्जांपल्स एक बार देखेंगे। ए कॉम्ब ड्रॉन थ्रू पर्सन्स हेयर ऑन ए ड्राई डे causes 10 to power 22 electrons to leave the person's hair। यानी जो ह्यूमन बीइंग है उसके बालों में क्या लगाया, कंघा लगाया, कॉम्ब लगाया, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। कहां, हेयर से कॉम्ब के ऊपर। कितने ट्रांसफर हो गए, 10 to power 22। तो मैं समझता हूं यहां वो कहेगा कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय द कॉम्ब। कॉम्ब के ऊपर चार्ज कितना आ गया। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि यहां कॉम्ब के पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की नंबर बढ़ रही है, इसका मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो आंसर में कॉन्सेप्चुअली मेरा एक माइनस का साइन जरूर आएगा। अगर मैं मैथमेटिकली इस चीज को देखूं तो मेरे पास सिंपल सा फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। तो देखिए पहले मैंने बात की इस प्लस माइनस की, आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो आई विल कंसीडर दिस नेगेटिव साइन। एन मेरे को दे रखा है दैट इज 10 to power 22। ई यूनिवर्सल है कितना, 1.6 into 10 to power minus 19। मुझे सिंपल सा इसको और इसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और ये आंसर मेरे को मिल गया। ऐसा ही यूनिट क्या होती है, कूलम, तो मेरे को यहां पे कूलम जरूर लिखना है। कितनी छोटी सी बात थी, हर बच्चा कर सकता है। लेकिन अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा तो इसमें थोड़ा सा केमिस्ट्री की जरूरत हमें पड़ेगी, बेसिक नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। तो हो सकता है कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल लगे। इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम भी आपको देंगे। देखिए क्या कहता है, छोटा क्वेश्चन यानी एक्सप्लेनेशन कम, उतना ही हो सकता है मुझे मुश्किल लगे। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। अब देखिए सबसे पहले तो लड़ाई होती है कप ऑफ वाटर। अब कोई तो कहता है जी मैं तो बॉर्नवीटा वाला कप लेता हूं, कोई कहता है जी मैं तो चाय कम पीता हूं तो छोटे वाला कप लेता हूं, कोई कहता है जी मैं तो कप यूज नहीं करता, मैं तो ग्लास लेता हूं पानी के लिए। बच्चों यहां में सबसे पहले एज्यूम करना होगा कि हमारे कप का साइज है, फिर हमें निकालना होगा उस कप के अंदर एक्चुअल में वाटर कितना है, फिर हमें यह देखना होगा कि जो वाटर का मास है उस मास के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, फिर हमें यह देखना होगा कि एक एटम के ऊपर कितना चार्ज है, कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है, तब हम इसको कैलकुलेट करके बता पाएंगे। तो नो डाउट इसमें हमारा मोल कॉन्सेप्ट भी लगेगा और हमारा एजम्पशन भी थोड़ा लगेगा।
सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले उसने यहां पे लेट किया कि कप के अंदर 250 ग्राम पानी होता है, ठीक है। अब इस 250 ग्राम पानी को मैं जरा चेंज करना चाहूंगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट मॉलिक्यूल्स, कि इस 250 ग्राम पानी में मॉलिक्यूल कितने हैं। एक्चुअल में ये फिजिक्स की कैलकुलेशन है ही नहीं, दैट इज अ कैलकुलेशन बिलोंग्स टू व्हाट केमिस्ट्री। अब ये गलत बात है, आपने वहां किया है नहीं किया है, आगे करोगे आई डोंट नो, लेकिन अभी चूंकि आ गया तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अगली यहां मेरे को यूनिटी सिस्टम लगाना है। मेरा जो वाटर का मॉलिक्यूलर मास है वो होता है 18 ग्राम, यानी हमें कहीं ना कहीं देखना होगा क्या मोल कॉन्सेप्ट को लगा करके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जो मेरा एवोगैड्रो नंबर है उस एवोगैड्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे यहां टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा। देखें जरा, ये हम लोगों ने यहां पे निकाला 6.02 into 10⁻23, दैट वाज द एवोगैड्रो नंबर। 250 ग्राम के अंदर कितना होगा, और अगर मैं इसे 18 से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां पे मिल गया। एक मॉलिक्यूल जो वाटर का होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने प्रोटॉन्स होते हैं। H2O बोले तो 2H और एक ऑक्सीजन, 2H का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 और एक ऑक्सीजन का मतलब 8 मल्टीप्लाइड बाई 1। इस तरह से मेरे को कितने मिलते हैं, 10 मिलते हैं। अब 10 मेरे पास प्रोटॉन हो गए एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर और 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑब्वियसली मैं 10 एक के लिए कंसीडर कर रहा हूं, तो इतने के लिए कितना होगा, ये मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गया। इसी तरीके से सेम नंबर मेरे को मिलेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। जब मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, मैंने यहां कैलकुलेट कर लिए, तो इसको मैं सिंपल सा मल्टीप्लाई करूंगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से 1.6 into 10⁻19 से, तो ये मेरे पास टोटल चार्ज आ गया। प्रोटॉन्स की वजह से पॉजिटिव होगा और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यही होगा 1.33 into 10⁻7। देखो बच्चों, नो डाउट मैंने एक्सप्लेन किया है। मैं नहीं कह सकता कि आपको 100% ये क्लियर हो गया होगा, और ये जब तक 100% क्लियर नहीं होगा जब तक कि आप इस सॉल्यूशन को छुपा करके थोड़ा सा अपने आप कंसीडर नहीं करोगे। सिंपल सा एग्जांपल हम कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ले सकते हैं कि मान लीजिए मुझे ये कैलकुलेट करना है कि दिल्ली में कुल मिलाकर के कितने मेल और कितने फीमेल पर्सन रहते हैं। बड़ा आसान सा काम है। मैं क्या करूं, मैं सबसे पहले नंबर ऑफ कॉलोनी निकालूं, ये मानते हुए सारी कॉलोनी में आइडेंटिकल नंबर ऑफ पीपल्स रहते हैं। फिर मैं एक कॉलोनी के अंदर रहने वाले परिवार या फैमिलीज की बात करूं। फिर मैं एक फैमिली के अंदर नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल काउंट करूं। तो या तो मैं नीचे से ऊपर की तरफ हेरिची में चलता हूं या ऊपर से नीचे की तरफ हेरिची में चलता हूं, दोनों तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकता हूं। मानिए एक फैमिली में 2 मेल और 2 फीमेल है, कुल मिलाकर के 100 फैमिली एक कॉलोनी में रहती हैं, तो ऑब्वियसली 200 मेल और 200 फीमेल हो गए। अब इस तरह की मान लीजिए 10,000 कॉलोनीज हैं, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 200 मेल हो गए और 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 200 फीमेल हो गए। अब फीमेल को मैं यहां नेगेटिव चार्ज कह सकता हूं और मेल को पॉजिटिव चार्ज कह सकता हूं। इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकता हूं। बस अंतर इतना है, यहां मैंने मेल फीमेल बराबर लिए थे, जबकि वाटर के मॉलिक्यूल में ऐसे कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज मिलता है, और या मैं कहूंगा कि हाइड्रोजन में 2 होता है 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, और ऑक्सीजन में क्या होता है 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 होता है। दोनों चीजों को रिजेंबल करने की कोशिश करेंगे और रिजेंबल करके इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर नहीं होगा तो निश्चित रूप से जो भी हमारी कमिंग क्लास होगी उसमें सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को रखेंगे, तो फिर मैं दोबारा से इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप इसके ऊपर वर्कआउट जरूर करें।
एक छोटा सा क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज हमने यहाँ दिया हुआ है, आप इसको एक बार करने की कोशिश करेंगे। कैलकुलेट द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। अब देखो यहाँ हर क्वेश्चन में एक नई बात मिलेगी। सबसे पहला क्वेश्चन आपको बहुत आसान सा लगा था, सीधे सीधे कैलकुलेशन थी। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल लगा था क्योंकि हमें वहां पे वाटर और वाटर के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की नंबर निकालनी थी, फिर 4 से मल्टीप्लाई करना था। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन बिल्कुल ही अजीब सा लगेगा। क्यों लगेगा? हो सकता है कुछ बच्चों को यही ना पता हो कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अब जब तक ये नहीं पता कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है तब तक क्वेश्चन आगे सॉल्व कहां से होगा। एग्जैक्टली अल्फा पार्टिकल के बारे में डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ हिंट में दे रखा है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। हीलियम तो समझते हो बच्चे, हीलियम दैट इज 2He4। इसका मतलब इसमें न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं और इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर किसी तरह से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहां से बाहर निकाल दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? सिर्फ 2 प्रोटॉन बचेगा। और इस 2 प्रोटॉन को लेकर के मैं इसको कहने लगूंगा अल्फा पार्टिकल। आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल कहते हैं। अब मैं समझता हूं इस क्वेश्चन को आप लोग इजीली कर पाएंगे। दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू सम क्वेश्चंस। एक्सरसाइज के लिए अनलिमिटेड एक्सरसाइज है, आप जितना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये तीसरी प्रॉपर्टी की बात हम लोगों ने करनी थी। देखते हैं क्या है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, देखिए हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था। कंजर्वेशन में क्या पढ़ा था? कोई भी अगर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कंजर्व क्वांटिटी कहते हैं। और 4 ही कंजर्वेशन क्वांटिटीज हम लोगों को मिलती है। 4 में से 3 तो आई थिंक आपने 11th में पढ़ ली, चौथी यहां पढ़ लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो बच्चे, जब हम ट्रांसफर ऑफ चार्ज की बात कर रहे थे तो आपने ये कहा था कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। हम ना तो इलेक्ट्रॉन को क्रिएट कर रहे हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बस इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। तो चार्ज भैया हमारा कंजर्व ही रहेगा, चार्ज जाएगा कहीं? कहीं कोई चार्ज हमारा डेड तो हो नहीं रहा। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का सीधा सा मतलब, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड nor be destroyed, but it can only be transferred from one body to another body। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे हम इसको सिर्फ क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मैं समझता हूं ये बात आपको कंजर्वेशन की क्लियर हो गई होगी। तो यूनिवर्स में जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहता है, वो कभी भी हमारा डिस्ट्रॉय नहीं होता, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होता है। देन आफ्टर हमने एक नई क्वांटिटी पढ़ी चार्ज, इसको मास के साथ में कंपेयर करते हैं तो हो सकता है कुछ चीजें हम लोगों को और भी क्लियर हो जाए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको मिलता है, क्या? कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास। अब देखिए कंपैरिजन में क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अगर प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन की नंबर आपस में बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, तो जीरो चार्ज। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कंपैरेटिवली कम है, तो नेगेटिव चार्ज। अगर ये उल्टा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो दैट इज पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट नेवर बी जीरो। अगर मेरे पास कोई भी एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसमें कुछ ना कुछ मास होगा जरूर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मास लेस हो। यहां से मेरे को एक बात और भी समझ में आती है, क्या? कि मान लीजिए मैं एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर रहा हूं दूसरी बॉडी पे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, ऑब्वियसली इसका मास कुछ कम हो जाएगा और इसका मास कंपैरेटिवली बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो मास का कम होना या ज्यादा होना है, निश्चित रूप से ये माइक्रोस्कोपिक स्टडीज के अंदर आता है। इसको मेजर करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, काफी कम क्वांटिटी में ट्रांसफर होता है, तो हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर एक्चुअल स्थिति में देखूं, कैलकुलेशंस में देखूं, तो ऑलवेज जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है उनका मास कम होता है। किससे?
नेगेटिवली चार्ज बॉडीज, बशर्ते इनिशियली मास उनके बराबर है। तो ये मास का कॉन्सेप्ट था। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पॉसिबल है, क्योंकि चार्ज में फंडामेंटल या एलिमेंट्री क्वांटिटी हम लोगों के पास में होती है, जबकि मास में अभी तक हम लोग एलिमेंट्री मास डिस्कशन में नहीं ला पाए। तो यहां क्वांटाइजेशन की बात अभी हम मास के अंदर नहीं करते। चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, यहां बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी बॉडी की स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरेटिव है, तभी हम इस कॉन्सेप्ट को लेंगे। अगर हम नॉर्मल कंडीशंस में स्पीड की बात करें, चाहे एरोप्लेन की क्यों ना दौड़ा रहे हो, तो वो सब हमारी काउंट में नहीं आती। लेकिन अगर स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट के नियर अबाउट बराबर है, तो हम इस कंसीडरेशन को लेते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी मूविंग बॉडी है जिसकी स्पीड ऑफ लाइट के नियर अबाउट बराबर है, तो उसका चार्ज अनइफेक्टेड रहेगा, चार्ज पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, जबकि उसका जो मास है वो स्पीड के साथ साथ वेरी करता है। कैसे वेरी करता है, अभी आगे एक फॉर्मूला हम देंगे। एक लिख देते हैं, मास इज इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो ये वेरिएंस ऑफ मास है, ये रेस्ट मास है। अब देखो, रेस्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि मास हमारा बिल्कुल जीरो वेलोसिटी पे स्पीड पे होगा तभी हम लोग उसको रेस्ट मास कहेंगे। कंपैरेटिवली एरोप्लेन भी चल रहा है तो उसके मास को हम रेस्ट मास ही कहते हैं। लेकिन जब हमारा मास नियर अबाउट वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलेगा, तो ये वाला फैक्टर 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और मास को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट इंफिनिटी हो जाएगा। अब चूंकि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर किसी मास की स्पीड को करना पॉसिबल नहीं है, तो नॉर्मली उस स्टेज तक हम लोग यहां नहीं पहुंचते, लेकिन ऐसा हो सकता है जब हम आगे बात करेंगे। चलिए, मास में बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। सब लोग जानते हैं E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, आइंस्टीन की बड़ी फैबुलस इक्वेशन है। वहां मास को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, एनर्जी में। लेकिन चार्ज हमारा कंजर्व है, उसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पाते। या एक जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो नेक्स्ट पॉइंट है फोर्सेस को लेकर के। देखिए, जब हम चार्ज से रिलेटेड फोर्स की बात करते हैं, जिनको नाम दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये चार्ज से रिलेटेड फोर्स है। तो यहां लाइक के बीच में रिपल्सन हमने पढ़ा था, अनलाइक के बीच में अट्रैक्शन पढ़ा था। जो अट्रैक्टिव फोर्स है उनको हम नेगेटिव साइन देते हैं, और जो रिपल्सिव फोर्स है उनको हम लोग पॉजिटिव साइन देते हैं। Exactly, electrostatic forces may be attractive, may be repulsive, or may be positive, or may be negative. But always gravitational forces be attractive, or an additional negative sign comes always before any gravitational force. अगर आपको याद हो तो वेक्टर फॉर्म में लास्ट ईयर हमने लिखा था ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू माइनस gm1m2 ओवर आर स्क्वायर। ये माइनस का साइन इसी बात को इंडिकेट करता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होते हैं नेचर में, ये कभी भी रिपल्सिव नहीं हो सकते। देन आफ्टर पॉइंट नंबर 6, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन डिफरेंट चार्जेस में कैंसिल आउट। ये कैंसिल आउट हो सकते हैं क्योंकि यहां रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों तरीके के हमें मिलते हैं। यहां ऑलवेज सारे अट्रैक्टिव मिलते हैं, तो ये कभी भी कैंसिल आउट होकर के जीरो नहीं हो सकते। देन आफ्टर ए चार्ज बॉडी ऑलवेज पॉजेस सम मास। कोई भी चार्ज बॉडी होगी उसके ऊपर मास जरूर होगा, लेकिन किसी बॉडी के ऊपर मास है तो चार्ज होगा ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यानी न्यूट्रल मास इज पॉसिबल, बट देयर मे बी नो कॉन्सेप्ट इन सच चार्ज भी देयर एंड मास भी जीरो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर चार्ज है तो मास हमारा जरूर नॉन जीरो होगा। अगर चार्ज है तो मास हमारा नॉन जीरो होगा, लेकिन अगर हमारा यहां पे चार्ज है या नहीं है तो मास हमारा नॉन जीरो होगा, डजंट मैटर। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करना चाहेंगे वही जो अभी ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। कोई भी अगर मेरे पास में चार्ज पार्टिकल है, वो मेरा मूव कर रहा है, तो चार्ज के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका मास जो है वो यहां से हमारा
क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो बच्चों देखो, आज हम लोगों ने कुछ छोटी छोटी सी चीजें पढ़ी, एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा, हम लोगों ने एल्जेब्रिक सम की बात की, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात की, इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल भी देखे। नो डाउट मैंने न्यूमेरिकल थोड़ी स्पीड में कराए, हो सकता है कुछ बच्चे कोप अप ना कर पाए हों, तो डोंट वरी, आप एक बार इसको कोशिश करेंगे। स्पेशली जो वाटर वाला क्वेश्चन था उसको नहीं होगा बताएंगे, देन आई विल अगेन एक्सप्लेन। आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम लोग कूलम के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में कंपैरेटिवली काफी सारा काम किया। ओके, थैंक यू।